वेलकम टू एलिवेशन क्लास। हम लोग मॉडर्न फिजिक्स चालू किए थे और बोर मॉडल तक पढ़े थे। तो आओ अब आगे बोर मॉडल के आगे आज करने वाले हैं। रेडी हो? तो याद करा दो, हमने बोर मॉडल में कहाँ तक पढ़ा था। हमने पोस्टुलेट्स पढ़ा था। जो फर्स्ट पोस्टुलेट थे कि सर्कुलर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन क्या होती है, घूमती है, और सर्कुलर मोशन में अगर है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे दिए जाते इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट पे है उन दोनों के बीच अट्रैक्शन होती है। वहाँ से हमने काम किया था। फर्स्ट पोस्टुलेट में ये चीज़ें थी, इसकी एक्सप्लेनेशन लास्ट टाइम कर चुके हैं। सेकेंड था एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH/2π, ये भी किया था, एक्सप्लेन किया था। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी कितनी होती है, ये सब किया था। रेडियस कितनी होती है, स्पीड कितनी होती है किसी भी ऑर्बिट में, ये सब हमने किया था। लास्ट टाइम क्या था, फ्रीक्वेंसी कंडीशन, यानी कि जब हायर ऑर्बिट से लोअर एनर्जी लेवल यानी कि लोअर वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप मारे तो वो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसके पास होता है उसको प्रोटॉन के रूप में रिलीज कर देता है, जिसको हम स्पेक्ट्रल लाइंस के रूप में पढ़ेंगे आज। तो जरा देखो रेडियस कितने थे। रेडियस किसी भी nth ऑर्बिट के लिए थे 0.53 n²/z। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो z क्या हो जाएगी 1। हाइड्रोजन की बात करूं तो कितने हो जाएंगे, z 1 हो जाएगा। ठीक, और हम हाइड्रोजन की यहाँ पे बात करते, बोर साहब ने हाइड्रोजन का ही एक्सप्लेनेशन दिया था। तो ये अगर मैं स्पीड की बात करूं, वेलोसिटी ऑन nth ऑर्बिट, तो ये था कितना αc/n। αc/n, अल्फा था फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट जो कितने थे 1/137 c/n। n क्या है, ऑर्बिट की नंबर, यहाँ पे भी n क्या है, ऑर्बिट की नंबर, z एटॉमिक नंबर। nth ऑर्बिट में n अलग अलग रखोगे तो आंसर आपकी अलग अलग आती रहेगी, उसके लिए कोई डाउट नहीं है। हाँ, फिर एनर्जी की बात किए थे। एनर्जी कितनी थी nth ऑर्बिट में, -13.6 z²/n²। अब z 1 हो जाएगी और n अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग डालोगे तो आपकी इसके आंसर अलग अलग आएगी। इतने सारे चीज़ हमने किया था, इतने सारे चीज़ हमने किया था। बात समझ आ रही है? तो ये ठीक है भाई, ये ठीक है। इसकी शॉर्टकट, हालांकि ये फॉर्मूले बहुत लंबे चौड़े आए थे, लेकिन हमने क्या किया था, इसको शॉर्ट किया था, जनरलाइज किया था। बहुत सारी चीज़ें जो आई थी उसकी वैल्यूज़ रख रख के हमने इसको छोटा किया, जिससे कि इसको याद करने में क्या हो, सुविधा हो। अब यह भी सुविधा है, z हर जगह 1 ही है, इसमें भी z 1 नहीं था, वो गायब हो गया था। z 1 रख के ये चीज़ आया था। अगर z आपको रखना हो तो z से मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर z आपको इसमें रखना हो तो z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हालांकि z वहाँ पे 1 रख के डाले गए। 3 चीज़ें हमने देखा। ठीक, काइनेटिक एनर्जी की बात कर लो। काइनेटिक एनर्जी कितनी हुए थे, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी हालांकि बराबर हुआ था, ½ mv², जो किसके बराबर हुए थे, kZe²/2r। हाँ, mv² का वैल्यू किसके बराबर था, mv² का वैल्यू था kZe²/r के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी इतनी थी। पीछे देखो, काइनेटिक एनर्जी के इतने फॉर्मूले हमने निकाला था, ये वैल्यू होता है काइनेटिक एनर्जी की। टोटल एनर्जी की वैल्यू हुआ करता था, ये टोटल एनर्जी था माइनस में, टोटल एनर्जी था माइनस में। तो पहले पोटेंशियल की बात कर लो। पोटेंशियल एनर्जी किस में था, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लो तो वो था मेरा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होते हैं, क्योंकि एगो क्या होता है, प्रोटॉन, एगो होता है इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, है ना। ऑर्बिट पे रहते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिला के यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गए थे, माइनस में हुए थे। तो वो हुआ था इसका दोगुना, इसका दोगुना। फिर ये भी पीछे से देखो kZe²/r आया था, kZe², k q1 q2/r होते ना। एक q है जो अंदर न्यूक्लियस में है वो है Ze, और ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो है e। ठीक है, Ze और e मिला के Ze² k q1 q2/r माइनस में। जब ये दोनों को ऐड किए थे तो टोटल एनर्जी आई थी, टोटल एनर्जी आई थी जो कितनी आई थी, इतनी वैल्यू आई थी, मतलब वैल्यूज़ डाल के। और हमारे को जो यहाँ पे बराबर अगर देखा जाए टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होती है, सेम होती है। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू आए थे हालांकि माइनस में, kZe²/2r। ये वैल्यूज़ डालने के बाद आया था, यहाँ पे r की वैल्यू डालोगे, है ना, रेडियस की वैल्यू डालोगे तब जाके आया था। तो अभी हम इन तीनों में रिलेशन बता रहे हैं, जरूरत पड़ेगी, शॉर्टकट मारने में जरूरत पड़ेगी। तो गौर से देखो, एनर्जी, टोटल एनर्जी
और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बराबर है कि नहीं है? देखो kZe²/2r, काइनेटिक एनर्जी प्लस में होगा, टोटल एनर्जी माइनस में होगा, ये बात याद रखना बस। काइनेटिक एनर्जी माइनस में होगा और काइनेटिक एनर्जी प्लस में होगा, वो माइनस में होते नहीं है। और टोटल एनर्जी क्या होगा? माइनस में होगा। काइनेटिक प्लस में, टोटल माइनस में। तो अगर बात करूं तो टोटल एनर्जी माइनस में होती है तो इसमें माइनस लगा दूं। हालांकि दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। टोटल एनर्जी क्या होगी? माइनस में होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? प्लस में होगी। चलो अब बात करो इन दोनों की, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी जो है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी का 2 गुना है। देखो 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 ऊपर देखो, वैल्यूज में, वैल्यू की बात करो, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी का 2 गुना है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है तो इधर माइनस लगा दूं, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में। बस माइनस प्लस के लिए ये याद रखो कि पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होगी, टोटल एनर्जी माइनस में होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस में होगी। वैल्यूज़ की बात करो तो काइनेटिक और टोटल बराबर होगी, और पोटेंशियल और काइनेटिक में पोटेंशियल 2 गुना होगी काइनेटिक से, पोटेंशियल 2 गुना होगी काइनेटिक से। अब देखो काइनेटिक का टोटल से निकाला, काइनेटिक का पोटेंशियल से निकाला, अब पोटेंशियल का टोटल से निकालो, तो पोटेंशियल का टोटल से निकालो तो दोनों तो माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ माइनस माइनस तो कट जाएगी। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि टोटल एनर्जी को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। दोनों माइनस में तो माइनस माइनस मर गए। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 मर जाएगी ना, तो इसके बराबर हुई कि नहीं हुई? तो काइनेटिक टोटल एनर्जी में अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी बोलो? पोटेंशियल एनर्जी आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ आ तो रही है। तो इसका मतलब ये सब काम आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट एक लाइन में काम आ जाएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी इतना है तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, सीधा आधा कर दोगे। पोटेंशियल एनर्जी कुछ है तो बताओ टोटल एनर्जी कितनी होगी, सीधा आधा कर दोगे, सुविधा होगा वहाँ पे। बस साइन आपको अलग से याद रख लेना, वरना साइन की हेरा फेरी हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी का आंसर किस में होगा? हमेशा माइनस में होगा। काइनेटिक एनर्जी का आंसर किस में होगा? प्लस में होगा। टोटल एनर्जी का आंसर किस में होगा? माइनस में होगा। ये बात साइन की अलग से याद रखना है और वैल्यूज़ की इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी इधर, और ये वैल्यूज, स्पीड कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी, किस ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी। अब ये एनर्जी को रट के रखो फॉर हाइड्रोजन। अब इस पे आ जाओ, इस वाले पे, ये अलग हो गए थे। अब आ जाओ इसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड क्या होगी? 1। तो एनर्जी क्या हो जाएगी nth ऑर्बिट की? -13.6 बाय n², -13.6/n²। अगर n1 हो फर्स्ट ऑर्बिट, जिसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, n बराबर 1 फॉर n इक्वल टू 1, मतलब ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड फ्लोर कहते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर, तो ग्राउंड स्टेट, ठीक है, उसमें n1 होते हैं। n1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट मतलब ग्राउंड स्टेट, n1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट मतलब ग्राउंड स्टेट। तो n1 रखो, 13.6 हो जाएगा। ये किस में था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये किस में था? एंगस्ट्रॉम में था, ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड में। और ये किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कुछ चीज़ें पीछे देखा करो। तो एनर्जी किसका? ग्राउंड स्टेट में तो E0 लिखे जाते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं, आप E1 लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। E0 ग्राउंड स्टेट यानी 0 लेवल पहला। तो ग्राउंड स्टेट E0 कितनी हो जाएगी? 1 डालोगे तो -13.6 किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर मैं बात करूं n बराबर 2 फॉर n बराबर 2, यानी किसको हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब कि आपको ये पता है कि जितनी ऊपर जाएंगे आपकी एनर्जी क्या होती है? बढ़ते जाती है। जितनी ज़्यादा ऑर्बिट वाले में जाएंगे आपकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। तो भाई इसका मतलब एनर्जी दिया गया होगा, एक्साइटेड क्या होगा? किसी को पिनकाते नहीं है, वैसे ही इसको पिनकाया गया होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो पिनकाया तो ये भाग गया, छलांग मार दिया फर्स्ट ऑर्बिट से कहाँ? सेकेंड ऑर्बिट में, तो एक्साइटेड हो गया।
जोसेफिन का क्या हो गया, एक्साइटेड, तो इसलिए नाम रख दिया क्या, एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट पहली बार। अगर दूसरी बार करें ना तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि थर्ड ऑर्बिट के लिए। फर्स्ट एक्साइटेड मतलब सेकेंड ऑर्बिट, है ना। तो ग्राउंड लेवल पे जब था तो इतनी थी, ग्राउंड स्टेट में एक बार एक्साइटेड हुआ, दूसरा ऑर्बिट भी चला गया, n बराबर 2। फर्स्ट एक्साइटेड मतलब n बराबर 2, याद रखना, ठीक है। तो अब आ जाओ इस एनर्जी पे, तो एनर्जी जो होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में E1, इसको क्या कह रहे हैं हम, E1 कह रहे हैं। तो -13.6/2² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये कितनी हो जाएगी, -13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितने हो जाएंगे, डिवाइड करो तो -3.64 करो ना, 4 3 या माइनस में होगी, एनर्जी टोटल तो माइनस में होती है, डिवाइड कर लो 3.43 या 12 16 16 4 हो गए, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए, किसमें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 4। एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू क्या होती है, एक बढ़ती है, क्या बढ़ती है, एक बढ़ती है। चलो अब n बराबर, याद रखना, इन चीज़ों को याद रख लेना है, ग्राउंड में इतनी, फर्स्ट में इतनी। अब देखो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n बराबर 3, ये क्या हो गया, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n बराबर 3, है ना, थर्ड ऑर्बिट में। तो n3 रख दो, तो एनर्जी क्या होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट को E2 लिखते हैं, है ना। तो E2 कितनी होगी, -13.6 बाई n कितना है, 3²। तो इसमें -13.6/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितने हो जाएंगे, -1.51 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से आप डिवाइड कर करके इसको याद रखोगे, याद रख लेना, सुविधा होगा। अगर आप याद रख लोगे तो आपको सुविधा होगी, है ना। क्यों याद रखोगे, ये बात तो आपको क्लियर है ही, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ठीक, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट E2 हो गए। चलो इसको नोट करो, फिर आगे और भी निकालते हैं। करो नोट, ये E0 E1 E2 समझ आ रहे हैं ना। यहाँ 1 2 3 भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली क्या होता है 1 2 3 ही रखते हैं, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने EN और EN यहाँ जो रखे वही यहाँ रखना चाहिए ना। चलो उसी हिसाब से हम लोग बनाइए लेते हैं, जिस हिसाब से फॉर्मूले पढ़े उसी हिसाब से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो रखते हैं वही यहाँ पे भी रखते हैं, ये तो अपनी मान्यता है, ठीक है। ऐसे ही रखेंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ जो है उसका स्क्वायर, यहाँ जो है उसका स्क्वायर, यहाँ जो है उसका नीचे में स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। हाँ बस ये याद रखना कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 1 ज़्यादा। चलो फोर्थ में देख लो, डिवाइड कर लो, फोर्थ में E4 कितना हो जाएगा, -13.6/4²। E4 मतलब -13.6/4², 4² मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो वो कितना हो जाएगा -0.58 ऐसा कुछ आएगा, नहीं 85, -0.85 लिख देता हूँ। चलो यहीं पे लिख लो, रटाना ही तो है मुझे। तो E4 कितना हो जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E5 कितना हो जाएगा -0.8554, हाँ सही है 8554। इस तरीके से E6 कितना हो जाएगा -0.38। याद रख लेना इसको, ठीक है। याद रख लोगे तो आगे जो टॉपिक आने वाले ना वो थोड़ी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी समझने में। E1 कितनी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में, यानी कि ग्राउंड स्टेट वाली में एनर्जी इतनी होगी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी, इतनी होगी। थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट में इतनी होगी। फोर्थ ऑर्बिट यानी थर्ड एक्साइटेड स्टेट में इतनी होगी, फिफ्थ में इतनी, सिक्स्थ में इतनी ऑर्बिट में। तो जरा ये बताओ कि ऑर्बिट की नंबर जब बढ़े जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़े जा रहे हैं कि घटे जा रहे हैं, सब तो माइनस में।
अब माइनस में एनर्जी क्या हो रही है, घटती जा रही है, देखो ज़्यादा, माइनस में ज़्यादा था, माइनस में उससे कम, फिर उससे कम, डिवाइड होते जा रहे हैं, सीधी सी बात है, वो भी n स्क्वायर से। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे माइनस में वैल्यूज़ क्या होते जा रहे हैं, घटे जा रहे हैं। माइनस में घटना मतलब वैल्यू बढ़ना, तो ऑर्बिट की नंबर बढ़ रही है, तो माइनस में एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है, माइनस में घट रही है मतलब एनर्जी बढ़ रही है। n के बढ़ने से एनर्जी बढ़ रही है, बात पक्की दिख रही है। तो भाई बताओ कि 100 माइनस में रहेगा क्या, जीरो कब होगी, कब पॉजिटिव होगी, तो कभी पॉजिटिव होगा ही नहीं। जब n कभी पॉजिटिव होगा ही नहीं, तो जब देखो n इनफाइनाइट हो जाए, जब n इनफाइनाइट हो जाए तो नीचे इनफाइनाइट का स्क्वायर, नीचे इनफाइनाइट का स्क्वायर, नीचे इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट हो जाएगी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो अगर आपको मैक्सिमम एनर्जी पाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा n में जाना पड़ेगा, इनफाइनाइट में। तो n अगर इनफाइनाइट हो तो एनर्जी क्या होगी, जीरो। अगर n क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो ई इनफाइनाइट क्या हो जाएगी, जीरो। एनर्जी इनफाइनाइट में क्या हो जाएगी, जीरो। सबसे ज़्यादा, कम से कम निगेटिव तो नहीं है, जीरो है ये, बाकी सब तो निगेटिव था, ठीक है। तो जितनी n ज़्यादा होती है एनर्जी बढ़ती रहती है, और इसी वजह से हम लोग फ्रीक्वेंसी कंडीशन जब लगाएंगे ना, तो आगे के टॉपिक पढ़ने वाले, देखो इसको पहले, ठीक है। तो हमने किस ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है ये देख लिया। अब हम बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन का यूज़ करेंगे और ये पता करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन जंप मारेगी तो कितनी एनर्जी छोड़ेगी। तो एनर्जी जो छोड़ेगी वो फोटोन के रूप में होगी, वो लाइट के रूप में होगी, उसको कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। और वो स्पेक्ट्रल लाइन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली होती है। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली होती है, तो उन सभी को एक सिस्टम में बांट दिया गया, एक सीरीज में बांट दिया गया कि ये सीरीज, ये सीरीज, अलग अलग टाइप के 5-6 टाइप के सीरीज में बांट दिए गए कि अब कब जरूरी नहीं कि कब कहाँ से गिरे, तो उसके हिसाब से अलग अलग फ्रीक्वेंसी बनती है ना, तो वो अपना बांटेंगे, तो उसको हम लोग स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं। तो चलो बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन का यूज़ करना है मुझे। कब वो यूज़ होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, यानी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप मारे, और कौन सा, ज़्यादा वाला में से कम वाला में। ज़्यादा वाला अब मान लो हमारे पास ज़्यादा एनर्जी है, हम कम एनर्जी वाले में जाएं, तो वहाँ रहने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए, तो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे पास कहाँ जाएगा, हमारे पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है हमारे, जहाँ हमको ज़्यादा था पहले, हम जा रहे हैं कम एनर्जी वाली जगह पे, तो वहाँ पे तो कम एनर्जी की ज़रूरत है। तो ज़्यादा जो हम लेके गए हैं, तो एक्स्ट्रा क्या करें, फालतू रेडिएट करेंगे लाइट के रूप में, फोटोन के रूप में, ये सब चीज़ों के रूप में, यानी कि किसी को हम दे देंगे, ठीक है। तो वो कितना देंगे, कितना फ्रिक्वेंसी होगी, कितना वेवलेंथ होगा उस एनर्जी के, ये सब चीज़ें यहाँ पे बात किए जाएंगे। तो आते हम किसकी बात करते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल लाइन, इन सब चीज़ों के बारे में। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, किसकी बात होगी यहाँ पे, हाइड्रोजन एटम की बात होगी। किसकी बात होगी, हाइड्रोजन, यानी जेड क्या, 1, जेड क्या रखे जाएंगे, 1 रखे जाएंगे। तो बात ये है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन को जंप कराएंगे, किसको जंप कराएंगे, टॉपिक क्या है हमारा टॉपिक है बेसिकली ये, लेकिन काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को जंप कराना, कहाँ से, ज़्यादा वाला में से कम वाला में। हाँ, जैसे देखो ये एक ऑर्बिट है और ये दूसरा ऑर्बिट है, n बराबर 2, n बराबर 1। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा यहाँ पर, ठीक है, 1 में, तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो फोटोन के रूप में छोड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो फोटोन के रूप में छोड़ेगा, यानी लाइट के रूप में छोड़ेगा। और वो अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी होगा, उस अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी को स्पेक्ट्रल सीरीज में बांट दिया गया है ना, वो आगे देखेंगे। अब देखो टॉपिक क्या है, तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम,
जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। यानी हायर एनर्जी लेवल मतलब हायर ऑर्बिट, लोअर एनर्जी लेवल मतलब लोअर ऑर्बिट। ठीक, फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, देन it emits photon, then it emits photon of some energy, कुछ एनर्जी के साथ। क्यों 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 क्यों? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी था ना, बिकॉज इन हायर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन हैज हायर एनर्जी, तब तो हायर एनर्जी लेवल नाम है, लोअर में लोअर। तो बात ये है कि जब जंप मारी E2 से E1 में, E2 में ज़्यादा है, E1 में कम है, तो E2 माइनस E1 H न्यू फ्रीक्वेंसी है ये। दिस इज बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। क्या है ये? बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जंप मारेगी तो कितनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट छोड़ेगी, वो चीज़। न्यू क्या है? ये न्यू है फ्रीक्वेंसी, एफ भी लिखते हैं एफ फ्रीक्वेंसी के लिए। तो बात यह है E2 माइनस E1, यानी कि सेकेंड ऑर्बिट माइनस फर्स्ट ऑर्बिट। अब ये हो सकता है फोर्थ हो या थर्ड हो, या फिफ्थ हो या फोर्थ हो, है ना, एक का डिफरेंस, या और भी कुछ हो सकते हैं। फोर्थ में से फर्स्ट में भी गिर सकते हैं, ग्राउंड स्टेट में भी गिर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये हायर वाली, ये लोअर वाली, ठीक है, ये हायर वाली, ये लोअर वाली। 2-1 मतलब ये नहीं समझ लेना कि दूसरे में से ही पहले में गिरती है मात्र, ऐसा कुछ नहीं। 2 मतलब फाइनल, 1 मतलब इनिशियल, ऐसे याद रखना है। अब इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं, हालांकि अब हम लोग थोड़ी तो समझ चुके हैं कि हम लोगों को इतनी पता है कि किस ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है। अब हम कहीं से कहीं गिराएंगे तो अभी तक जो पढ़े हैं उसके हिसाब से हमें फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी पता रहेगा, तो डिफरेंस आ जाएगा। तो H प्लैंक कांस्टेंट है तो न्यू आ जाएगा, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता है। तो फ्रीक्वेंसी आ तो पक्का जाएगी, लेकिन फिर भी हम और डिस्कस करना चाहते हैं, इनके साथ एक फॉर्मूले निकालना चाहते हैं, है ना। तो वो फॉर्मूले देखा जाए। तो जब इस एनर्जी की वैल्यू लिखो, एनर्जी का कितना होता है? एनर्जी ये टोटल एनर्जी होती है ना, तो माइनस में होता है, तो -2π² mk² E4। एनर्जी nth ऑर्बिट में कितने होते हैं? -2π² mk²। Z तो 1 हो जाएगा, Z² भी होते हैं, और E4/n² H²। तो Z क्या हो जाएगी? 1। हाइड्रोजन की बात ऊपर में 1 कर दिया, तो 2π² mk² E4 हो जाएगा, 2π² mk² E4/n² H²। क्लियर है क्या? ये होती है। तो अगर मैं बात करूँ E2 की, यानी बाद वाली, चलो इसको पुट कर दो यहाँ पे। E2 क्या हो जाएगी? वो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से देखो, E2 क्या हो जाएगी? -2π² mk² E4/H²। इतने सारे चीज़ तो कांस्टेंटे है भाई, है। चलो n² भी ले लेता हूँ। n कौन सी लूँ? n2 का स्क्वायर। पहले n2 लिखूंगा ना, फिर माइनस, और एक और माइनस फार्मूला वाला E1 लिखो, तो -2π² mk² E4/n1² H² बराबर H न्यू। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। H क्या है? सभी जगह प्लैंक कांस्टेंट ही है, देख लो भाई। En ये होता है, तो E2 कितनी होगी? n2 रख दो, फाइनल n, या n1 रख दो, इनिशियल n। बाकी चीज़ तो सभी में सेम है, तो बाकी चीज़ जो सेम है ना उसको कॉमन ले लो। मेरे ख्याल से ये प्लस हो है ना, माइनस प्लस, तो इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, सेटिंग कर लो थोड़ी। तो इसको पहले लिख लो जरा,
2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर E4 बाई एच स्क्वायर कॉमन ले ही लेता हूँ, ठीक है, दोनों में एन एच स्क्वायर, तो ये प्लस है ना, पहले लिख लिया, अब कॉमन क्या ले लिया, 2 पाई ऊपर वाला सब कॉमन ले लिया, नीचे में एच स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इस वाले में क्या बचा, इसमें 1 बाई एन वन स्क्वायर, ये वाला माइनस है, उसको पहले लिखा, इसको बाद में लिख रहा हूँ, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर E4 बाई एच स्क्वायर निकालिए लिया, तो क्या बचा 1 बाई एन टू स्क्वायर। समझ में आए कि ना आए जी, सही तो कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर बराबर एच न्यू, ठीक है, तो ये n1 कौन सा है, n1 वो है जिसमें जंप मार रहा है, 2 से 1 में जंप मार रहा है ना, तो n1 वो वाला ऑर्बिट है जिसमें जंप मार रहा है, और n2 वो है जिसमें से जंप मार रहा है, n1 वो है। अच्छा, कुछ कटिंग वटिंग करो, कुछ कटिंग h को यहाँ लो, h क्यू हो जाएगा, न्यू बराबर सी लेमडा, सी बराबर क्या होता है, सी बराबर न्यू लेमडा, तो न्यू बराबर सी बाई लेमडा। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी सी बाई लेमडा, तो वहाँ सी बाई लेमडा रख देना, और एच को नीचे लो, एच को कहाँ लो, यहाँ, एच को जरा फॉर्मूले को स्टैंडर्डाइज करते हैं, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर E4 बाई, ये नीचे आएगा तो एच क्यूब 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, n1 फाइनल है, n2 इनिशियल है, क्योंकि n2 में से गिर रहा है n1, तो न्यू हो गए c बाई लेमडा, तो c को नीचे लाओ, c को नीचे लाओ, ये न्यू होता ना, h यहाँ लाया, न्यू हो गए c बाई लेमडा। अब मैं एक स्टेप काट लेता हूँ, इस c को यहाँ से मिटा के और डायरेक्ट यहाँ ले जाता हूँ, तो इधर बच गया 1 बाई लेमडा और इधर बच गया c, है ना। अब देखो ये 1 बाई लेमडा वेवलेंथ आ जाएगी, तो न्यू फ्रीक्वेंसी भी आ ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक चीज़ आ जाए, क्योंकि सी तो फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो न्यू के बदले सी बाई लेमडा, सी को हमने यहाँ ले लिया, तो 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर E4 बाई सी एच क्यूब, सब कुछ पता है कौन क्या है, ये के क्या है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो कांस्टेंट था के, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था 9 × 10⁹ वाला, वही वाला के है ना, नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम किए थे वो के की, ई पता है, एम पता है, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सी स्पीड ऑफ लाइट, एच प्लैंक कांस्टेंट 6.63 10⁻34 जूल पर सेकेंड, ये क्या है पूरा का पूरा रिवर्क कांस्टेंट, क्या है ये पूरा का पूरा रिवर्क कांस्टेंट, इसको क्या कहते हैं रिवर्क कांस्टेंट 1.097 10⁻7, ये क्या पूरा रिवर्क कांस्टेंट, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ओके, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग रीबर्ग कांस्टेंट, तो 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर बराबर 1 बाई वेवलेंथ, तो ये हमारे हो गए वेवलेंथ निकालने के तरीके, फॉर्मूले। आर क्या है रीबर्ग कांस्टेंट, आर क्या है रिबर्ग्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 1. ये इसके बदले स्टैंड हुआ है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1.097 10⁻7। अब तो गौर से देखो रिवर्क कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, ये सब तो नंबर है, ये 1 बाई लेमडा है, तो यानी 1 बाई लेमडा, लेमडा क्या होती है वेवलेंथ, मीटर में होते हैं, तो रिवर्क कांस्टेंट की जो वैल्यू है कि 1 बाई मीटर, यानी पर मीटर, ये पर मीटर, रिवर्क कांस्टेंट जिसको इस ये है रिवर्क कांस्टेंट, जिसको आर के है वैल्यू उतनी होती है, ठीक है 1.097 10⁻7 पर मीटर, याद रहेगा। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूले पाया, थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, चलो पहले इसको नोट कर लो, नोट करो, चलो देख लो, आगे देखते हैं। n1 क्या है, n1 क्या है जिसमें जंप मारता है, n2 से n1 में गिरा था ना,
N2 से N1 में, ऐसे लिख लो, N2 से किस में जंप मारता है? N1 में। N2 से N1 मतलब N2 क्या है? जहाँ से शुरुआत की थी जंप मारना, और ये N1 है जिसमें जंप मारी। ये क्या है? जिसमें जंप मारा, यानी कि फाइनल वाला, फाइनल ऑर्बिट। जिसमें से मारा, ये इनिशियल ऑर्बिट है, ये इनिशियल ऑर्बिट। फाइनल ऑर्बिट यानी जिसमें जंप मारा कौन है? ये वाला है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जंप मारा तो 1 होगा यहाँ पर, सेकंड में जंप मारा तो यहाँ 2 होगा, थर्ड में जंप मारा तो यहाँ 3 होगा। थर्ड ऑर्बिट मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये बात कर चुके हैं। फिफ्थ ऑर्बिट मतलब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में एक घटते हैं और n क्या होता है? एक ज़्यादा होता है। ये समझ जाओगे? थोड़ा इसको और करते हैं आसानी के लिए, लैम्डा अगर डायरेक्ट निकालें, चलो इसको ज़रा देखो, एलसीएम ले लो ज़रा, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर 1/λ, होगी कि नहीं होगी? तो लैम्डा क्या हो जाएगा? इसको पलटी मारा तो इसको भी पलटी मारनी पड़ेगी, तो n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर r इंटू n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, यही होगी ना लैम्डा। गौर से देखो जरा, इसको पलटी मारे तो इसको भी पलटी मारेगी, ये जाएगी ऊपर n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर r n2 माइनस n1 का होल स्क्वायर। n1 क्या है n2 क्या है हमको पता है, n1 क्या है n2 क्या है हमको पता है। जिस दोनों में जो दो ऑर्बिट है, कैसे याद रखेंगे? नॉर्मली जब कूदेगा तो n ज़्यादा वाला में से कम वाला में ही कूदेगा, तो यहाँ ये बात याद रखना, ज़्यादा का स्क्वायर माइनस कम का स्क्वायर। जब कूदेगा ज़्यादा में से कम कूदेगा, ठीक है? जब लाइट एमिट हो रही है तब, तो ज़्यादा का स्क्वायर माइनस कम का स्क्वायर, ऊपर में दोनों, इसको पहले लिखो या इसको पहले, फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है। और ये बार कॉन्स्टेंट से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों ऑर्बिट, जो दो ऑर्बिट की बात कर रहा है, दोनों ऑर्बिट के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, और नीचे में r को मल्टीप्लाई कर दो किससे? बड़का वाला का स्क्वायर में से छोटका वाला का स्क्वायर को माइनस करके, तो लैम्डा आ जाएगी। लैम्डा आ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? c/λ। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? c/λ। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो दोनों ही आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? क्लियर है ना? तो चलो स्टैंडर्ड तो ये है, और अगर हम जल्दीबाजी में करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है, बस हम एलसीएम लेके थोड़ा सीधा कर लिए। बात समझ में आ रही है? तो अब हम देखते हैं क्या, अब ये जो फ्रीक्वेंसी आती है, ये जो वेवलेंथ आती है, वेवलेंथ आना मतलब फ्रीक्वेंसी भी आएगी कुछ ना कुछ। तो ये जो कुछ भी एनर्जी वाली लाइट फोटोन निकलती है, उसके एक सीरीज बनाए गए, क्योंकि हर केस में अब किस ऑर्बिट में से किस ऑर्बिट में गिरेगा इस बात का कोई अता पता नहीं है, और अता पता नहीं है तो बहुत सारे टाइप की फ्रीक्वेंसी मिल सकते हैं, हमको मिल सकते कि नहीं? तो बहुत सारे टाइप की जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो उनको स्पेक्ट्रल सीरीज में कुछ बांटेंगे। क्या बांटेंगे? स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक है? तो वो किसका कैसा कैसा नाम रखा गया? लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, लाइमन, बामर, पास्कन, ब्रैकेट, पीफन, हम्फ्री, ये सब क्या नाम रखे गए? सीरीज का नाम है ये। बेसिकली किस बेसिस पे नाम रखा गया? तो जैसी जैसी फोटॉन वाली एनर्जी आई तो उसके अलग अलग एनर्जी वाले फोटॉन को एक रेंज दे दिया कि चलो भाई इतनी रेंज वाली फ्रीक्वेंसी को इसमें रखेंगे, इतनी रेंज वाली फ्रीक्वेंसी को इसमें रखेंगे, तो अलग अलग केसेस आते हैं। तो आगे हमारे टॉपिक क्या आती है? वही सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज में जो डिफरेंट वाली फ्रीक्वेंसी मिलती है उसका क्या क्या नाम रखा गया, कब किस ऑर्बिट में से किस ऑर्बिट में गिरती है तो उसका नाम क्या रखा जाएगा। ये चीज़ हम करने वाले हैं, लेकिन करेंगे तो, लेकिन आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो फिर नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलना और इसको ज़रूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये बेसिक होगी वहाँ पर। बस अब इन्हीं सब चीज़ों का यूज होगा और वहाँ पे बस ये बताया जाएगा कि ये लाइमन सीरीज है, तो चलो भाई किसी भी ऑर्बिट में से फर्स्ट ऑर्बिट में गिरा दो, किसी भी ऑर्बिट में से फर्स्ट ऑर्बिट में गिरा दो तो लाइमन सीरीज हो गई, किसी भी ऑर्बिट में से सेकेंड ऑर्बिट में गिरा दो तो क्या हो गई?
बामर सीरीज हो गए। तो इस तरीके के सीरीज होगा, नॉर्मल होगी, है ना। चलो तो फिर मिलते हैं, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।